दोस्तों नेपाल में जो हुआ वो दुनिया ने देखा। लोग वाग अपने घरों में सो के भी नहीं उठ पाए, अपने बिस्तर से भी नहीं उठ पाए थे वो लोग, और इतना बड़ा तूफान झेलना पड़ा उनको। मतलब लोग बाग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, है ना। कोई गालियों से भाग रहा है, कोई पैदल दौड़ के पहाड़ की ओर भाग रहा है, जिससे पानी का जो प्रेशर है वो ऊपर ना आ पाए, वो नीचे के नीचे जाए। रो रहे हैं लोग बाग, गिड़गिड़ा रहे हैं। एक मैंने वीडियो देखी वो बिल्डिंग में, कि मतलब वहाँ पे कई सैकड़ों की तादाद में लोग बाग होंगे और वो दौड़े जा रहे हैं। अचानक से इतना बड़ा तूफान आता है, इतना बड़ा तूफान कि वो बिल्डिंग बिल्डिंग तो सब चली गई। इंसान क्या चीज़ है यार, बिल्डिंग ही उखड़ गई, पुल टूट गए, सब कुछ हो गया। मुझे समझ में नहीं आया कि आखिरकार नेपाल को इतना कुछ झेलना क्यों पड़ा। जनता रो रही है, किसी के माँ बाप खो गए, किसी के क्या बोलते बच्चे एक्सपायर हो गए। लोगों की जब शांति हुई वहाँ पे तो डेड बॉडी देखी गई, तो किसी का पैर कटा हुआ डला है, किसी की गर्दन डली है, कि आधा शरीर ही मिला, केवल एक का हाथ हाथ मिले। पुलिस वाले जो वहाँ पे हैं वो लोग है ना, उनका पैर उठा के पॉलीथिन में रख रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा प्रकृति का प्रकोप हुआ है नेपाल देश पे। भाई पड़ोसी देश है हमारा, तो हमको तो बुरा लगेगा इस बात को, है ना। एक तो हिंदू राष्ट्र है। दूसरी चीज़ ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। क्या कोई सायरन वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं बजवाया गया ताकि लोगों को सतर्क होने का मौका मिल जाता। इसमें चाइना का हाथ बता रहे हैं लोग वाग, कि जिस तरह से हमारे असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसमें जो सैलाब आया था, असम में जो बाढ़ आई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं चाइना का हाथ बताया। ऐसे ही कहीं ना कहीं चाइना का हाथ इसमें भी बता रहे हैं लोग वाग। तो ये जो नेपाल में जो हुआ है वो इतना मतलब दर्दनात्मक दृश्य नेपाल में देखने को मिले वीडियो के माध्यम से दोस्तों, कि हर किसी की रूह कांप गई। भारत के भी हमारे कुछ भाई हमारे वहाँ पे हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग वहाँ गुम हो गए, सैकड़ों की तादाद में लोग मर गए। माँ बाप नहीं मिल रहे, बच्चे नहीं मिल रहे, कुछ नहीं मिल रहे। एक और मैंने उसमें वीडियो देखी, वो जेसीबी वाला बेचारा, वो जेसीबी जैसे तैसे करके उसने, पता नहीं भगवान जाने उसका कौन सा ऐसा पुण्य किए होंगे कि ना वो जेसीबी वाला उसके ऊपर से तक निकलता रहा, सब कुछ मलबा पानी मानी जो भी था। फिर वो जेसीबी वाला भी बाद में जब पानी का स्तर कम हुआ तब वो निकल के आया। गजेंद्र नाम बताया जा रहा शायद उसका। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मित्रों के मतलब कैसे कोई भी, अब हमारे देश में ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने तुरंत की तुरंत वहाँ के बालिन शाह जो पीएम हैं उनसे बात भी कर ली, और यहाँ से जितना भी रेस्क्यू का हो सकता है भारत की तरफ से जो मदद हो सकती है वो देना भी शुरू कर दिया हमारे देश ने। लेकिन हमारे देश का ऐसा कोई भी मुख्यमंत्री, ऐसा कोई भी नेता मंत्री कोई नहीं होगा जिसने अपनी फेसबुक पे या फिर ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करके दुख ना व्यक्त किया हो। सबको इतना कष्ट है कि जनता के साथ जो हुआ है, वहाँ की जो निर्दोष लोग जो बेचारे, जिनको कोई जानकारी नहीं, जिनको ये तक नहीं पता कि अभी हमारे साथ अगले पल में होने क्या वाला है। घरों के घर बहते हुए चले गए, पुल बहते हुए चले गए। किस चीज़ का आखिर निर्माण कराया गया नेपाल सरकार द्वारा ऐसा कि मतलब आप एक पानी को नहीं रोक पाए। भाई हमारे यहाँ भी भाखड़ा नांगल डैम है जो भारत देश का सबसे बड़ा डैम है, उसमें अभी इतने डिजिटली सारी चीज़ें लगी हुई हैं, लोग बाग उसकी पूरी मॉनिटरिंग होती है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, कोई बात तो नहीं। इतना बड़ा बांध है वो, इतना बड़ा डैम है कि अगर उसको भगवान न करे कभी ऐसा हो, उसको कुछ हो गया तो पाकिस्तान बचेंगे थोड़ी। मान लो अब आज मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो नेपाल में हुआ है उससे हमारे उत्तर प्रदेश के 3-4 जिले और बिहार के 6-7 जिले प्रभावित होने वाले हैं थे और बच गए। वो भोटी कोसी नदी की बताई जा रही है दुर्घटना जिसमें उबाल आया था। भारत के कितने शहर उनको इस पीड़ा से गुजरना पड़ता। जनता का दुख किस कदर है लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। हर व्यक्ति दुखी है और हर व्यक्ति अपनी उनके प्रति शोक संवेदनाएं भी व्यक्त कर रहा है। लेकिन दोस्तों गलती यहाँ पे केवल सरकार की है, यहाँ पे आम आदमी की गलती नहीं है। यहाँ आपने किया क्या जब आपको पता था कि 13 महीने पहले भी ऐसा इस एरिया में हुआ था
तो फिर आपने क्यों किया? एक स्टडी बताई है किसी ने, स्टडी में कहा है कि समुंदर का जो पानी है सी लेवल वो 11 फुट ऊपर तक जा सकता है, कि इतनी बर्फ़ पिघल रही है वहाँ पे ऊपर ग्लेशियर में। सोचो दोस्तों कितनी तबाही हो जाएगी पूरे देश में, पूरी दुनिया में। चाइना तो वाटर बम बना बना के तैयार कर रहा है इस तरह से, ताकि पूरी दुनिया पे राज कर सके ये तानाशाह देश। इनको ये नहीं है कि भाई मतलब किसकी बेटी, किसके माँ बाप, किसके परिवार के लोग, कितने लोग चले गए, कितने लोग बिछड़ गए, कितने लोग अनाथ हो गए, कितना प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, पावर प्लांट टूट गए, वहाँ पे कुछ नहीं बचा, वहाँ बिल्कुल मटिया मेट हो गया। ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया से डायनासोर वो हो गए थे नेस्तनाबूद। ऐसा लग रहा वहाँ इंसानी कौम कोई बची ही नहीं है यार। इतनी ज़्यादा बड़ी दुर्घटना हुई है वहाँ नेपाल देश में यार। बड़ा कष्ट है इस बात को सुन के और देख के। और मैं कहता हूँ भाई सरकार द्वारा कि भाई इनके लिए जितनी से अधिक जो मदद होगी उन लोगों के लिए वो कीजिए, और ऐसी कभी भविष्य में दुर्घटना ना हो पाए, ऐसे उससे भी सुरक्षा दीजिए इन लोगों को भाई, क्योंकि लोगों के परिवार बिछड़े हैं, लोगों का जीवन बर्बाद हो गया। तो ऐसा नहीं है यार, सरकार को आज उनके अपने देशवासियों के साथ तो खड़ा होना ज़रूरी है भाई, खड़ा होना ही पड़ेगा आपको, तब जाके उनको आप अब उनसे सोचो कि वो उनको उनकी बॉडी नहीं मिली, वो अगर अंतिम संस्कार भी करना चाहेंगे तो किस चीज़ का करेंगे भाई? किसी का पैर के टुकड़ा मिला हुआ, पंजे का टुकड़ा, हैं? कैसे पहचान होगी कि किसका है? इमारतें बड़ी बड़ी ढह गई तो इंसानी क्या चीज़ थी यार उसके आगे? ये सोचो आप तो, कितना विशाल, इतना तूफान विशाल, इतना ऐसा लग रहा था कि प्रकृति ने पता नहीं अपना कौन सा रौद्र रूप दिखाना चालू किया है नेपाल के अंदर। प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं भाई तुमने जिन 5 तत्वों से आपका अंतिम संस्कार होता है, उन्हीं 5 तत्वों के द्वारा आपका जीवन भी नष्ट हो जाएगा। साधु संतों की बातें कभी झूठी नहीं होती हैं दोस्तों, बिल्कुल सही बोला जाता है उनके द्वारा। जय हिंद।